सभी को मेरा नमस्कार। आज सुबह से हम क्लेफ्ट वॉरियर्स की बात सुनी है, हमने माताओं पिताओं की बात सुनी है। यहाँ पर जो सभी उपस्थित हैं, हम सबको पता है कि क्लेफ्ट की जर्नी जो है वो सर्जरी से पहले शुरू होती है, लेकिन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में बहुत से लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। क्लेफ्ट क्या होता है? पहली एक सर्जरी होती है, प्राइमरी सर्जरी आपकी हो गई। सब लोगों को लगता है कि हाँ सर्जरी हो गई और हाँ अब हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ है, ये एक फर्स्ट स्टेप है। उसके आगे बहुत लंबी जर्नी है बच्चे के लिए, और जितनी जल्दी माँ बाप इस जर्नी के लिए तैयार हो जाएं उतना बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, आपके नेबर्स के लिए, आपके सिबलिंग्स, आपके और बच्चे जो हैं, उसके भाई बहन हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो क्लेफ्ट की जो जर्नी है सर्जरी से स्टार्ट होती है, लेकिन इसके बहुत से पहलू हैं। जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, इतने एस्पेक्ट्स होते हैं क्लेफ्ट केयर के। आज का जो पैनल है हमारा बहुत एस्टीम्ड पैनल है। हमारे साथ में आशिम ने सबका इंट्रोडक्शन कर दिया है, बट आई विल गो अराउंड एंड आई विल just introduce everybody on this esteemed panel that we have. To my left is Martin Peterson, Dr. Mukund Reddy, that's Dr. Suraj Subramaniam, and that's Dr. Puneet Batra. So welcome each and every one of you. We would like to really learn about what comprehensive cleft care is, what is holistic cleft care, how the journey from the birth till the last treatment that is required for the child is there. So और मैं आप सभी से ये भी पूछना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ हेजिटेट ना करें। अगर आपके कुछ सवाल हैं, हम बीच में रोक के आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारा पैनल यहाँ पर है। So my first question to you, Dr. Reddy. I'm talking to you from the mother's perspective or a parent's perspective. मेरे बच्चे का पहला सर्जरी हो गया. The primary surgery has been done for my cleft child. What are the other corrective surgical procedures that can make a visible difference in the child's life? Can you please elaborate on that, sir? I'll start with saying, पहला जो सर्जरी होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सर्जरी होता है, उसको प्राइमरी सर्जरी बोलते हैं। इसके अलावा कम से कम 2 सर्जरियाँ की ज़रूरत होती है पूरे लाइफ में। सेकंड सर्जरी और थर्ड सर्जरी दोनों भी स्केलेटल या स्ट्रक्चरल अल्टरेशन के लिए होता है। पहले सर्जरी सॉफ्ट टिश्यू का होता है, लिप या पैलेट जो करें पहले फर्स्ट ईयर, विद इन द फर्स्ट ईयर, वो सॉफ्ट टिश्यू का है। तो 9-10 साल की उम्र में ये दांतों में जो गैप रहता है उसको जोड़ना पड़ता है। पहले ऑर्थोडोंटिस्ट को अलाइन करते हैं, उसके बाद हड्डी रख के उसको जोड़ा जाता है। इसके लिए दो तरफ के फायदे हैं। एक ये है कि दांतों को ऑर्थोडोंटिस्ट मूव कर सकते हैं, और ये कैनाइन टूथ जो बोलते हैं ना, वो दांत वो हड्डी में से इरप्ट होता है, बाहर आता है, इसीलिए गैप नहीं दिखता है जब बड़ा हो जाने के बाद। तीसरा ऑपरेशन, ये हड्डी के बारे में हम बोल रहे थे, वो गैप जो है वो भरने के बाद और राइट साइड में जो दिखता है आपके लिए लेफ्ट साइड में, वो हड्डी रखने के बाद वो दांत नज़दीक आता है, तो क्योंकि वो दांत मिटा जा सकता है। ऑपरेशन के टाइम में ऐसे दिखते हैं। इसमें बच्चे के ज़्यादा दर्द नहीं रहता। जो गैप हम भर देते हैं उसके बाद ऑर्थोडोंटिस्ट उसके बच्चे के ऊपर उनका जादू चलाते हैं, तो बाद में डॉक्टर पुनीत बत्रा बताएंगे उसके बारे में आपको। और कभी कभी सॉफ्ट टिश्यू की सेकेंडरी सर्जरीज भी करना के ज़रूरी होता है।
नाक का, जैसा ये बच्चे का। ये राइनोप्लास्टी है, ये बड़े हो जाने के बाद ही होता है। ये भी हमें कम से कम 90% ऑफ यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप और मे बी 60% ऑफ बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप के लिए करना ज़रूरी है। वो करने के बाद अंदाज़ा नॉर्मल दिखता है वो देखने में। यूनिलेटर एक तरफ का क्लेफ्ट है या दोनों तरफ का क्लेफ्ट है, दोनों में नाक ठीक बना जा सकता है ताकि वो ट्रीटमेंट पूरा हो सके। अब जो हम बात कर रहे हैं, ये हर एक क्लेफ्ट चाइल्ड सिर्फ आइसोलेटेड पैलेट क्लेफ्ट छोड़ के बाकी सब क्लेफ्ट को ये तीनों ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा सर्जरीज फॉर कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्लिकेशंस है कि पहले सर्जरी ठीक से नहीं हुआ तो कभी कभी सुराग रहता है पैलेट में, उसको करना पड़ता है। वो फिस्टुला क्लोजर करते हैं, वो कभी हमेशा हर एक फिस्टुला को बंद कर सकते हैं। इससे और इम्पॉर्टेंट फंक्शनल चीज़ ये है कि पैलेट ठीक से काम नहीं करता, बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। डैडी बोले तो आई ऐसा नाक में से आवाज़ आता है, इसको वीलोफेरिंजियल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। इसको सर्जरी करके करेक्शन कर सकते हैं। 4 साल के उम्र के बाद बच्चों को स्पीच का एवेल्युएशन कर सकते हैं, उसको सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। कभी कभी लिप ठीक से नहीं हुआ तो इसको भी करेक्ट किया जाता है, यूनिलेटरल हो या बाइलेटरल ऐसा हो। पैलेट जब सुराग या फट गया तो फिर दोबारा करके उसको ठीक कर सकते हैं, सुराग को बंद कर सकते हैं। ये सब कॉम्प्लिकेशंस है। वीपीआई करेक्शन के बारे में मैं अभी बताया था बातों के लिए। और आखिरी ये है कि जब ग्रोथ या फेस देखने में ठीक नहीं है तो ऐसा जा फॉरवर्ड आता है और मैक्सिला पीछे रह जाता है, तो ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी करके ऑर्थोडोंटिस्ट के साथ काम करके उनको कंप्लीट नॉर्मल कर सकते हैं। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो भी आते हैं, मुंह टेढ़ा लगता है या ओपन जॉस ऐसे रहते हैं, इसको मल्टीपल सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अंदाज़ा नॉर्मल अपीयरेंस दे सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Dr. Reddy, for explaining it simply, but covering all the aspect of secondary surgical repairs that are required after the primary surgery that is done on a cleft child. Thank you so much, sir. हर सर्जरी की इसकी एक टाइमलाइन भी होती है। आप का अगर बच्चा क्लेफ्ट के साथ पैदा हुआ है, आप जो अपने सर्जन के पास गए हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो आप पूरी जानकारी लीजिए और जब फॉलोअप के लिए आपको सर्जन बुलाता है, प्लीज़ आप फॉलोअप के लिए जाइए। डॉक्टर रेड्डी से अगर यहाँ कोई सवाल हो किसी के, कोई जानना चाहता हो किसी सर्जरी के बारे में, प्लीज़ आप सवाल पूछ सकते हैं। Thank you. My next question is to Dr. Puneet Batra. Dr. Batra, कई बार होता है कि बच्चे आते हैं, young adults I'm talking about, right. They feel it is too late for the orthodontic treatment. Can you please elaborate a little bit on what are the ages, what are the stages of orthodontic treatment, and whether it is ever too late for coming for orthodontic treatment? Right. So first of all, I want to thank Smile Train and the audience here because you are here, and that is why orthodontics को कहते हैं millimeter people. आपने फुट्टे में स्केल में देखा होगा 1 मिलीमीटर,
तो सर्जन तो आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और 6 घंटे 3 घंटे के बाद एक आउटकम देखते हैं, और हमारी साइंस ऐसी है कि वो 1 महीने में 1 मिलीमीटर से ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। तो हम स्लो वर्कर्स हैं, टॉर्टॉइस की तरह हम धीरे धीरे काम करते हैं, इसलिए आउटकम्स कम स्लोली। बट लाइक व्हाट रेनू मैम इज सेइंग, ये मिथ है कि ऑर्थोडोंटिक्स जो दांत को सीधा करने का प्रोसीजर है उसकी कोई एज है। दांत को सीधा जो मैंने ओल्डेस्ट पेशेंट में किया है वो 70 साल की एक लेडी में किया है, क्योंकि उनकी 5वीं शादी थी। तो दांत जो है वो बोन में मूव करते हैं, एंड उसके प्रिंसिपल्स, जैसे एज बढ़ती है तो हमें थोड़ा सा लाइट फोर्स लगाना होता है एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट, वो हमारी साइंस है। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा रोल क्या है। हमारा रोल इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में, वी आर ओनली अ स्मॉल पार्ट, हम एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन हम एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। इसलिए क्योंकि हमारा फेस जो है वो ही हमारी आइडेंटिटी है टू द वर्ल्ड। हम जब किसी से इंटरैक्ट करते हैं, जब किसी से मिलते हैं, तो हमारे फेस ही फर्स्ट इंटरैक्ट करता है। तो क्लेफ्ट ऑर्थोडोंटिक्स जो है वो 4 फेजेस में इसको आप समझिए। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो हम लोग एक प्रोसीजर करते हैं, प्री सर्जिकल इन्फेंट ऑर्थोपेडिक्स। लिप की सर्जरी से पहले वो प्रोसीजर होता है और फर्स्ट 4 मंथ्स में ही पॉसिबल है। वो इसलिए क्योंकि माँ की कोख से जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल है, ईस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल है, जिसकी वजह से वो टिश्यू ऐसा है कि जिसको हम शेप ठीक कर सकते हैं। तो अगर जो फर्स्ट जना जिससे आप मिलेंगे क्लेफ्ट टीम में, जो आपका काम करेगा बच्चे का, वो एक ऑर्थोडोंटिस्ट है, जो फर्स्ट 4 मंथ्स में बच्चे के नाक और लिप की शेप ऐसी बना देगा कि सर्जन अपना मैजिक कर पाए और उसको और सुंदर बना पाए। जो सेकेंड फेज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, जो हमारे देश में और कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ओमिट हो जाता है, जो डॉक्टर रेड्डी ने बताया, बोन ग्राफ्ट सर्जरी। जो क्लेफ्ट में बोन के सेगमेंट्स हैं उनको जोड़ने का ये प्रोसीजर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हो तो उसकी सक्सेस सबसे ज़्यादा है। तो वो एज रेंज है 8 to 9 ईयर्स, 8 to 11 ईयर्स की एज में एक ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलना है। वो ऑर्थोडोंटिस्ट टीथ को अरेंज ऐसे कर देगा कि जब सर्जन ऑपरेशन करे तो वो हड्डी जुड़ जाए और वो आपस में एक यूनिट बन जाए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो हमें पता होना चाहिए। जो थर्ड प्रोसीजर है वो रेगुलर ऑर्थोडोंटिक्स है, जो हर बच्चे को ब्रेसेस लगते हैं। हर बच्चा जो स्कूल जाता है उसके दांत आते हैं, कुछ टेढ़े होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ब्रेसेस लगते हैं। तो वो एक नॉर्मल बच्चा जिसके 12 साल का बच्चा है, जिसके सब परमानेंट टीथ आ गए हैं, उसमें ब्रेसेस लगने हैं। जो 4th कैटेगरी है वो 4th कैटेगरी है 1/4 बच्चे, 25% बच्चे ऐसे हैं जिसमें ऊपरला जबड़ा नीचे के जबड़े के हिसाब से पीछे रह जाता है। तो एक ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी करना पड़ता है, जो ऊपर के जबड़े को काट कर या कॉम्बिनेशन कर कर उसको सही पोजीशन पे लाना है। तो देखिए, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ कि हम क्या करते हैं। हम जैसे ऊपर वाले केस में हमने दांत कंस्ट्रिक्टेड थे, पैलेट में सर्जरी हुआ था, हमने एक अप्लायंस लगाकर उसको सीधा कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि सर्जन ने जब बोन डाला तो बोन ग्राफ्ट हुआ, और बोन ग्राफ्ट से क्या फेस पे फ़ायदा हुआ। देखिए वहाँ पर नाक नीचे है, जैसे ही बोन डाली गई वो नाक का सिल बराबर हो गया। तो वो फेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बोन ग्राफ्ट सक्सेसफुल होने से आपके दांत आ गए उसमें, तो जब दांत आ गए तो जब आप स्माइल करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस होगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये बच्चा, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आईज टॉक। हम लोग जब बात करते हैं तो हमारी आंखें बात करती हैं। आपने देखा जितनी मदर्स थी या जो भी जिन्होंने परफॉर्म किया स्टेज पे, ऑल ऑफ देम देयर आईज टॉक्ड, बिकॉज उनकी कन्विक्शन हार्ट और आईज में कनेक्शन है। पीपल सेड, मैंने एक वर्कशॉप किया अफ्रीका में, 2 दिन के बाद मुझसे एक ऑर्थोडोंटिस्ट ने पूछा कि सर आर आईज रिलेटेड टू टीथ, बिकॉज उनको एक्चुअल मेटाफोरिकली लगा कि एक्चुअली आईज का कनेक्शन हो रहा है। क्योंकि लुक एट दिस गर्ल, लुक एट हाउ व्हेन आई वाज क्लिकिंग अ पिक्चर, मैं उसकी फोटो ले रहा था तो उसकी आईज क्या बता रही थी, और जब मैंने ट्रीटमेंट खत्म किया तो उसकी आईज क्या बता रही हैं। और ये जो स्माइल है इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया कॉन्फिडेंस लेवल। दूसरी जो
बच्ची है, दिस इज वन ऑफ द क्लेफ्ट अर्ली क्लेफ्ट वॉरियर्स. जब ये सीरत शुरू हुआ तो दिस गर्ल हैड नो टीथ. लेकिन आप देखिए कुछ दांत छोटे हैं, कुछ दांत अलग जगह पर हैं, लेकिन अब वो स्माइल लेवल और वो कॉन्फिडेंस, शी इज एन इंजीनियर और वो अपनी फील्ड में बहुत बढ़िया कर रही है. तो हमें ना ये छोटी चीज़ है, हम स्लो मूवर हैं, हम टॉर्टॉइस हैं, लेकिन हम बहुत बड़ा चेंज कर देते हैं. आप ये बच्चे को देखिए, दांत आर्टिफिशियल टीथ हैं, लेकिन वो ब्रिज जो है वो इतना सुंदर बना है कि यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश. आप कह नहीं पाएंगे कि दांत आर्टिफिशियल हैं. और स्माइल दैट हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली. ये बच्चा है जिसके अंदर इम्प्लांट लगा है. हमने एक जगह हड्डी का ग्राफ्ट किया, बोन ग्राफ्ट किया और आर्टिफिशियल दांत इम्प्लांट लगाया. तो बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज हो चुके हैं जिससे. और ये आप देखो, हमारे जो यहाँ के सुपर हीरो हैं आशिम जी, उनकी फोटोग्राफ है. उनकी ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी हुई और आप यू सी अ डिफरेंस इन द प्रोफाइल. कितना सुंदर प्रोफाइल चेंज हो गया. और टीथ 2 मिसिंग है, लेकिन कोई भी आर्टिफिशियल दांत लगाने की जरूरत नहीं है. इतने सुंदर दांत हुए बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क. ही केम ऑन एवरी रेगुलर ऑर्थोडोंटिक अपॉइंटमेंट. तो आप ये देखिए, ये पेरेंट, ये बच्चे का जबड़ा नीचे वाला कितना लंबा है, और ये माँ बाप कहते हैं हम बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने देंगे. वो ककून में जैसे सुबह बात हो रहा था ना कि नहीं कोई सर्जरी नहीं. और फिर जब दांत सीधे हो गए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक छोटी सी सर्जरी तो आप कर ही सकते हो. सो यू कैन सी अ डिफरेंस. एंड ये मेरी मतलब आई कॉल हर माई क्यूटी पाए. ये बच्ची आकर मेरे से सबसे पहले हग करती थी और फिर कहती थी आप दर्द तो नहीं करोगे, एवरी टाइम. एंड एवरी टाइम शी वुड से आज आपने नहीं की दर्द. तो हमारी फील्ड में दर्द नहीं होता है. यू सी द प्री एंड पोस्ट आउटकम. सो यू नो ऑर्थोडोंटिक्स एक ऐसी फील्ड है जो एक कर्व है जो हर चीज़ को सीधा कर देती है. ठीक है, तो ऐसे एक बार सब करिए एंड सी दिस कर्व विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. थैंक यू. Thank you, Dr. Batra, explaining it so beautifully. My next question is to you, Dr. Subramanian. Speech often becomes the biggest barrier with the cleft warriors, and especially in their workplace and social life. How it happens that when these young children come to you, how do you counsel them? And do you feel that they hesitate to undergo speech assessment and therapy? And what is the difference that speech assessment and therapy can make in a cleft affected individual? Okay. Thank you, Renu. Thank you all so much for having me here. I just want to tell you what Dr. Puneet said, to give you some kind of comfort. If his work is tortoise, my work is snail. Okay? And I go that slow. It's very difficult to bring a change in speech easily. I am not a magician. I tell this to my parents first. And speech is something which requires a lot of commitment from the therapist and from the family. So I'm going back in your question. So first I try to talk to the parents because they think that there are 3 levels of responsibility which I try to explain it to them. The responsibility when they go to the surgeon is they just have to go. They should not miss the follow-up. The responsibility when they go to an orthodontist, they should go regularly, but they should not break the braces. The responsibility when they come to a speech therapist, you come to me, you learn, you go home and practice. You come to me, you learn. If you don't practice, I am sorry, nothing will change. But people have expectations, to the question you have asked. Just before marriage, just before the age they go for some college counseling, they come up and say, he went and attended the counseling, but they said they are not able to understand. Interview, they are not able to face. There is a proposal who are going to come and see the girl next week. Can we do something? I said, I wish I could do something, So we start talking to the parents first. As early they come into our clinic, 4-year-old, 5-year-old. And we tell them that don't compare your child's speech to the other children who are sitting in the waiting area. Your child's speech is your speech, and we will discuss together and say what needs to be improved, because these are all the few things which we need to tell them, and then we need to tell them, what is the way forward. And if
they come committed to speech therapy, we can show a lot of improvement. And improvement is something which I will show you in a video. Can you? Okay, so before you play the video, listen to this person, okay? There are two scenarios which I'm going to bring to say that speech therapy will work, and if there is an interest from both the patient and the clinician side. This person was, came to our clinic, and we had 1 week time, and we had to convince the mother that speech therapy can work. So we were listening to her, and most often some of the speech sounds get disturbed, it will not sound correctly. Parents, because they communicate to them very often, they think everything is okay. But when they speak to the others, they say that, the speech is not clear. So we evaluated her, and we had the parent listen to the speech said. I asked the patient to say kaki, kaki, kaki. And the mother, had the opportunity to listen. And then she kept saying in a different way, that is what is going to come first. In the second part, we had her attend 5 days of therapy, each day 2 times, and this is the change which we could bring. And assessment is where you do an evaluation and say what is wrong and what is incorrect. Can you please play? Kaki, kaki, kaki. Kaki, kaki, kaki. No, can you play from the first? Okay. Can you say cup, cup, cop, cop, kaki, kaki, kaki. She's saying e, Kaki, kaki, kaki. Kaki, kaki, kaki. Okay. Can you say cup, cup, cop, cop, kip, kip, cap, cap, key, key, cat, cat, cake, cake, cookie, cookie, kitten, kitten, candy, candy, pumpkin, pumpkin, taco, taco, baked cake, baked cake, a cookie or a cake, cookie or a cake. So she was able to learn Kerala College very lo easily. join అయింది. కళ్యాణి కేరళ కాలేజ్ లో జాయిన్ అయింది. So she was able to learn the sound K, and we moved from sound to word to the connected speech. And she was a native Telugu speaker, and we had used English words just for practice. So it is very much possible. So this is one scenario. There is another scenario where I cannot do any magic. We have to wait, work. That scenario is when we try to, when you hear them, when you do an evaluation and say whether it is a pronunciation error or is it speaking through the nose. Speaking through the nose is something where we need the patient to say, I'm speaking a little bit different. Can you listen to me? Can you help me? And when it comes from that side, it is very easy to work, but it takes a long process. Can you please play the second video? There are 3 parts where we have done this assessment. The last part is where we have discharged her from therapy. I think I have discharged. Papa பாட்டு பாடு. Papa பாட்டு பாடு. லீலா பால் குடித்தாள். லீலா பால் குடித்தாள். மாமன் மகள் மீனா. மாமா மகள் மீனா. நான் நேற்று நடந்தேன். நான் நேற்று நடந்தேன். டீனா டம்ளரை She's speaking through nose. டீனா This is recording 1. டம்ளரை போட்டாள். காமினி பாக்கு கொடு. ஆமினி பாக்கை கொடு. சாமி காசு சேர்த்தான். ஆமி காசை சேர்த்தான். சாமி காசு சேர்த்தான். Sentence repetition. Second recording பாப்பா பாட்டு after பாடு. therapy. பாப்பா பாட்டு பாடு. லீலா பால் குடித்தாள். லீலா பால் குடித்தாள். டீனா டம்ளரை போட்டாள். டீனா டம்ளரை போட்டாள். காமினி பாக்கு கொடு. காமினி பாக்கு கொடு. சாமி காசு சேர்த்தான். சாமி காசு சேர்த்தான். ரங்கன் ரயிலில் ஏறினான். ரங்கன் ரயிலில் ஏறினான். வாணி தவளை வரைந்தான். Third recording, reason. பாப்பா பாட்டு பாடு. பாப்பா பாட்டு பாடு. டீனா டம்ளரை போட்டாள். டீனா டம்ளரை போட்டாள். காமினி பாக்கு கொடு. காமினி பாக்கு கொடு. சாமி காசு சேர்த்தான். சாமி காசு சேர்த்தான். நான் நேற்று நடந்தேன். நான் நேற்று நடந்தேன். யார் வளையல் வாங்கியது? யார் வளையல் வாங்கியது? வாணி தவளை வரைந்தாள். வாணி தவளை வரைந்தாள். மாமன் மகள் மீனா.
மாமன் மகள் மீனா ரங்கன் ரயிலில் ஏறினான். ரங்கன் ரயிலில் ஏறினான். பாப்பா பாட்டு. Yeah, so these are the three. So in between, this child did undergo VP correction, and then she was under constant care even before, after, and therapy was provided, and we were able to give her some follow-up. This kind of follow-up and commitment is required from both sides so that comprehensive care can be completed. And I think if people take it seriously and work on their speech, it is very much possible to change. I am very confident with that. Thank you, Dr. Suraj. Samay, patience. These are the two things which have come out. Like Dr. Batra said, he is giving the analogy that orthodontics is like a tortoise, and he said speech is like snail. But यहाँ आप जो माँ बाप हैं, जो बच्चे हैं, आपको समय देने का ज़रूरत है, आपको पेशेंस की ज़रूरत है. दोनों आपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखे हैं, आपने देखा कितना डिफरेंस पड़ता है, और यही डिफरेंस बच्चे को क्लेफ्ट से कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाता है. तो प्लीज़ समझिए इसको कि क्लेफ्ट के बच्चे को होलिस्टिक केयर की, कॉम्प्रिहेंसिव केयर की ज़रूरत है. अभी हमने मेडिकल एस्पेक्ट्स देखे हैं जो कि हमको पता है कि हाँ मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं. एक सर्जिकल एस्पेक्ट देखा, एक हमने स्पीच एस्पेक्ट देखा, एक हमने ऑर्थोडोंटिक्स का एस्पेक्ट देखा. एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि एक मेंटल हेल्थ होती है, साइको सोशल एस्पेक्ट होता है जो सबको इंटरवीव करता है. और वो आपका जब आपकी लास्ट सर्जरी हुई है, आपका लास्ट ट्रीटमेंट हुआ है, वहीं पर ख़त्म नहीं होता है, वो ज़िंदगी भर चलता रहता है. My next question to you, Dr. Martin. Dr. Martin has come all the way from Sweden to be with us today. So, Dr. Martin, Indians have this mantra. If anybody asks, how are you? We all say, all is well. Right? And, but however, mental health is a taboo. Whether it's a developed nation, whether it is countries who are developing countries, people do hesitate to understand the importance of psychosocial care. So what is your advice for cleft-affected young adults? How should they navigate this road? What are your gems of wisdom for them? Okay. Is it on? Yes. Super. Well, first of all, to answer one question, if you ask a Swede about their mental health, they will say everything is well as well. So it's not just India. And in Sweden, mental health is also, people have a hard time talking about it. So what I will talk to you about today is about body image and confidence for you young adults, cleft warriors. So I'm going to start with an exercise. All of you need to do it. And I can watch, because I will be the only one with open eyes. And usually those that can close their eyes usually have some problems, so come and see me. No. So please close your eyes, all of you. आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करिए. एक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. Now, I want you to think about a friend or someone that you would like to be your friend. अब आप आंखें बंद करके एक फ्रेंड के बारे में सोचिए या उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आप चाहते हैं आपका फ्रेंड बने. Why are they your friend for? What attribute or character makes them a good friend? अगर वो आपके दोस्त हैं तो उनका एक कैरेक्टर जो आपको सबसे अच्छा लगता है कि वो उसी कारण आपके फ्रेंड है, वो सोचिए कि वो क्या क्वालिटी है. Okay, you can open your eyes. Does anyone have an answer? No. Your smile? Yeah. Compassion? Any in the audience? Loyalty? Sorry? I couldn't. Okay, excellent. Companionship? Yes. So most of you, the majority is looking at the inner attribute.
no one telling, I'm a friend with him or her because he or she is beautiful. Because that is not important. It is the inner attribute. And that's what I'm going to talk about. But at the same time, it's really weird for me to sit down and give a lecture. I'm struggling here. Is body dissatisfaction is highly prevalent in all countries, low, middle, high-income countries, including India. You can say about 50 to 60% of teenagers worry about their appearance, their body image. And that's the general population. It's normal. Also in India, for example, there's special other cultural consideration. For example, the use of skin lightening products and so on. And this is all behaviors that we do to try to live up to some ideal that we get from Bollywood or Instagram and so on. But what is body image then? That is something we need to understand in order to deal with it. So first, we have a perceptual one. That's how we view our bodies. When we look in the mirror, I see how I look. Then we have a cognitive. It's what we think about our body. I can look in the mirror and say, Martin, oh, this is not a good day today. And then my behavior, the behavioral component, is how we then behave, how we process this. And the fourth component is the affective, the emotional trigger, how we feel about our body. So those four components generates body image. And that can have a massive influence. For example, relation to bullying, in a Swedish study, a non-cleft population, 10-year-old girls and boys in Sweden who expressed a belief of being too fat, they weren't. They were normal weight, had higher frequency to be bullied. Why? Because they felt they didn't fit into society and their behavior changed. The social functioning changed, and they become a victim by a bully much easier. So for many then, when we're looking about body image and appearance and their self-esteem, their appearance is such a big component of their self-esteem. And that is with many people in the general population, but also many that has a visible difference. For example, cleft lip and palate. So what we do as psychologists then is we do interventions where we identify other characters, what they are, what you're good at. Could be academic with her today, becoming an actor successfully, being that social, being good social skills, engaging, social media influencer, and so on. All of those aspects. So on the day when somebody feels, I'm not looking so good today, I don't feel so good, there are the other components. I'm fun to be with. The girl from UK say, I have a bubbly personality now. She overcome that. So that's what we do. The intervention there is to strengthen that. And the thing is, it's not complicated to do. I can teach anyone in this room how to do that very simply. And that gives resources, that gives strength, that gives you the skills to be a warrior, such to speak. The interesting thing with this, when you then improve your social functioning, when you're interacting with people, that improves your body image. You feel more comfortable about yourself. And you improve body image, then improves your social functioning. You become more outgoing, and so on. And these aspects are not difficult to teach. And that's what we're trying to do in intervention when looking at the young adults in this age group here, for example. It's not difficult, but just to change your perception. And that's what we help you to do. Or the people we train the trainers to do that. So I will say, tack så mycket. Thank you so much. And this is my university in southern Sweden on the only day the sun shines. So, thank you. Thank you so much for sharing your thoughts. ऑडियंस में से आप लोग
यहाँ आप हेजिटेट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सवाल कभी ना पूछें, क्योंकि सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे की केयर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव केयर क्या है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जाएं वापस, इसको सोचें। आज के पैनल को टाइम बहुत कम था डिटेल्ड डिस्कशन के लिए, बट ये आपको एक बहुत नटशेल में, बहुत छोटे में आपको बताया है कि क्या जर्नी है ये, और इस जर्नी पे आपका बच्चा जब जाएगा तो वो क्लेफ्ट से कॉन्फिडेंस तक की ओर कदम बढ़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच माय एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स। थैंक यू वेरी मच।